दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी मैथ्स में स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी, यही दो चीज होती है। आप कंसेप्ट सीख लोगे लेकिन सवाल को बनाओगे 2 मिनट में, कुछ फायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि स्पीड मैटर, आपकी स्पीड ही नहीं है। आप आधे सवाल देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब तो वैसे भी 15 मिनट का वहाँ पे सेक्शनल टाइमर आ गया। अब तो वैसे भी 15 मिनट में आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं, 25 के 25। अगर आपकी स्पीड ही नहीं है, एक्यूरेसी आपकी इतनी बेकार है, तो आप कैसे कर पाओगे मैथ्स में अचीव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके कई सारे पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो मैथ्स में। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने बेसिक कंसेप्ट को फर्स्ट मजबूत करो। भाई इसका मतलब क्या है? भाई स्पीड तो आपकी हो जाएगी डेवलप, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही लगाने नहीं आता, देखो कंसेप्ट का मतलब है किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व किया जाता है, क्या मेथड्स अप्लाई होते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या किस टाइप का ये सवाल है, एक्चुअली सवाल में बोला क्या गया है, ये सारी चीजें कंसेप्ट के अंदर आती है। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप उसमें करोगे क्या, और जब करोगे नहीं तो स्पीड कहाँ से डेवलप होगी। तो पहले तो आप अपना बेसिक स्किल, एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करो। ठीक है? उसके बाद आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स वगैरह अच्छे से याद करने हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन में बार-बार इस तरीके से जाके, अगर आपको 17 की 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो बार-बार जाके इस तरीके से कोने में 17 गुना 16 करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे करो, जैसे एक ट्रिक बनाऊँ अगर मैं, तो 16 की पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करो 160, फिर 16 की 7 से करो 112, तो तुरंत ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 282। इस तरीके से आपको दिमाग में आ जाने चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि फिर 17 की गुना 16 इस तरीके से करना है। नहीं, ऐसे नहीं करा जाता है। बात आई समझ में? अब टेबल्स कहाँ तक याद करें? देखो टेबल आपको याद होनी चाहिए कम से कम 25 तक। अच्छा, स्क्वायर आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए? कम से कम आपको 50 तक। और क्यूब आपको कहाँ तक याद करने? कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें याद कर लोगे ना, तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है अपने आप धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। क्योंकि फिर आपको बार-बार ये सोचना नहीं पड़ेगा यार, कि 15 गुना 13 कितना होता है? 12 गुना 11 कितना होता है? ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे जब करोगे, जैसे 12 गुना 13 अगर आपको फाइंड करना है, तो ये जब आप करोगे ना, तो ये सारी ऐसे कैलकुलेशन होती है, 12 गुना 15, और ये सारी चीज़ें ऐसे कैलकुलेशन होती है जो कि बार-बार जब आपके आपके सामने आती हैं, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें याद भी होने लगती हैं। ठीक है? 2 की पावर 10 क्या होती है? 2 की पावर 8 क्या होती है? ये सारी चीज़ें जब आप सर्ट्स एंड इंडिसेस कुछ ऐसे-ऐसे चैप्टर अलजेब्रा वगैरह करोगे, तो उसमें याद भी होने लगती हैं। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, लेकिन उसको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स, ये सब चीज़ें बेसिक हैं। मूल मंत्र है एक तरीके से, ये आधार है आपका। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, तो देखो, अगर आपको तीर चलाना सीखना है तो धनुष चलाओ, स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग करो। उसी तरीके से अगर आपको मैथ्स में स्पीड बढ़ाना है तो मैथ्स बढ़ाओ। अब आप प्ले स्टोर पे जाना, मैं एक आपको एक ऐप का नाम बताता हूँ, जिससे आप, जहाँ से आप ये सब कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ। ठीक है? वहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ पे सर्च करना, क्या नाम था? मैथ्स वर्कआउट नाम से, ठीक है? मैथ्स वर्कआउट नाम से एक एप्लीकेशन है। उसमें आपको क्या होगा ना, कि उसमें एक टाइमर के साथ आपके क्वेश्चन्स होंगे, प्लस वाले, माइनस वाले, डिवाइड वाले, स्क्वायर वाले, टेबल वाले, इस तरीके के सवाल होंगे। और टाइम के बीच में जब आपका वो टाइमर सेट होगा ना, तब आप उसको लगाओगे, तो आपके पास फिर मतलब एक हैबिट बनेगी, धीरे-धीरे एक सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, और केवल आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने ही ऐसा करना है। पूरे समय तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि बस 2-3 महीने लगता है आपकी बेसिक स्किल को डेवलप होने के बाद। तो जब आपकी धीरे-धीरे वहाँ से कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन भी सुधरने लगेगी, फिर आप एक्यूरेसी पे काम करना। हालाँकि पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, बाद में स्पीड पे काम करना है। तो यहाँ पे जब आप उस ऐप से करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी सबसे पहले ध्यान देना, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब 2 से 3 महीने में आपका हो जाएगा। इतने इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ करो तो सही। बाकी आपको जब ये क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे, जो कि आपका मॉक टेस्ट में हेल्प मिलता ही है। मॉक टेस्ट में जितने भी भाई टाइमर लगा होता है, 15 मिनट में आपको फुल मॉक सेल्फ, मतलब मैथ का जो है सेक्शनल टाइम लगा रहता है, कि मैथ में मुझे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी लगाओ ना, चैप्टर वाइज़ भी मॉक होते हैं ना, बुक वगैरह से अगर आप नहीं लगा रहे तो चैप्टर वाइज़ भी तो मॉक होते हैं। तो जब वहाँ पे आप मॉक लगाओगे, तो डेफिनिटली वहाँ पे तो टाइमर लगा रहता है 20 मिनट का, 25 मिनट का। तो जब वहाँ पे टाइमर के साथ करोगे ना, तो आपके अंदर भी एक ऐसी उत्सुकता है कि यार मुझे 25 मिनट में ये सारे सवाल बनाने हैं। तो इसको कम से कम समय में ऐसे बनाओ कि हो जाए। वो ट्रेडिशनल मेथड जैसे एक्स लेके और बड़े-बड़े सॉल्यूशन करने के नहीं, आधे से ज़्यादा जो वहाँ पे स्टेप्स होते हैं, वो खुद मन में करने लगोगे, स्किप करने लगोगे उसको लिखना। तो ये सारी चीज़ें कब आएगी? जब आप टाइमर के साथ अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जो कि आप चैप्टर वाइज़ मॉक दो या फिर सेक्शनल मॉक दो, उसमें आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद है शॉर्टकट्स वगैरह याद करना। देखो शॉर्टकट्स वगैरह ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको आपका टीचर कराएगा। जिस पर भी आपने ट्रस्ट करके उसका बैच खरीदा है, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वो आपको टीचर ही शॉर्टकट ट्रिक, मैक्सिमम शॉर्टकट ट्रिक आपको वहीं से मिलेंगे। बाकी आपको इधर-उधर मिल जाएँगे, अगर आपने अदर-अदर चीज़ें फ़ॉलो कर रखी हैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, तो वहाँ से आपको शॉर्टकट। और लेकिन केवल शॉर्टकट जानने से कुछ नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए, कि एक्चुअली कौन से सवाल में लगता है केवल। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें सब में लगती है, लेकिन एक ऐसा टाइप होता है उसमें नहीं लगता।
जैसे अगर मैं टाइम एंड वर्क में बोलूँ, अल्टरनेट वाले सवाल जो होते हैं, एक तो होता है कि मतलब काम करते जा रहा है कि ए को मैंने 1 घंटा काम करवाया बी को, फिर ए को, फिर बी को। लेकिन वहीं अल्टरनेट वाले में एक टाइप होता है कि ए जो है वो काम को बना रहा है मतलब प्लस कर रहा है, बी जो है उस काम को बिगाड़ रहा है। यहाँ पे अलग ट्रिक लगती है दोनों अल्टरनेट वाले ही टाइप, लेकिन ट्रिक भी सब कुछ सेम होगा। लेकिन इसमें थोड़ा-सा पहले हम कुछ और करते हैं तब जाके वो चीज़ अप्लाई होगा वहाँ पे कंसेप्ट। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको केवल याद नहीं करनी होती है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखना है कि एक्चुअली में इसको कम से कम समय में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है? अगला पॉइंट है अपना एक्यूरेसी पे। देखो, अभी-अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे मैथ्स वर्कआउट को, तो वहाँ पे आपको टाइमर के साथ दिखेगा। तो आप सबसे पहले फ़ोकस करना कि अपनी एक्यूरेसी पे, कि मेरे एक्चुअली जितने सवाल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसमें से कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। बस जब आपका एक्यूरेसी लगभग 100% के आस-पास आने लगेगा, उसके बाद आप अपनी स्पीड पे काम करना कि हाँ, अब मुझे स्पीड बढ़ानी है। एक्यूरेसी मतलब साफ ज एक्यूरेसी का मतलब है कि आपके जितने भी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से जो मैक्सिमम सवाल हैं, वो आपके एकदम सही जाने चाहिए, ठीक है? यही होता है अपना एक्यूरेसी। फिर ज जैसे-जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और फिर उसके बाद धीरे-धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। पता चले आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी गिरा दो। नहीं, दोनों चीज़ बढ़ेगी तभी आपका फ़ायदा होगा, वरना फिर दोनों में से कोई एक भी चीज़ गिरेगी, आपका नुकसान ही नुकसान है, ठीक है? बाकी मैथ्स के जैसे सब्जेक्ट की अगर मैं बात बोलूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ॉर्मूला होता है वही हम रिवीजन करते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चंस की हम रिवीजन करते हैं उसकी प्रैक्टिस करके। तो फ़ॉर्मूला की एक फ़ॉर्मूला शीट बना लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया और प्रॉफिट लॉस हो गए। जितने भी अलग-अलग चैप्टर होते हैं, और बाकी अरिथमेटिक का तो 2-3 3-4 पेज में हो जाएगा। आपके ज्योमेट्री में इतने सारे फ़ॉर्मूले हैं, अपने 2D 3D मेंसुरेशन में इतने सारे फ़ॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इन सब में एक फ़ॉर्मूला शीट बना लो, ताकि आपको जब रिवीजन करना होगा, आप उन्हीं से करो। ये फ़ॉर्मूला वगैरह बुक वगैरह करोगे, इसमें ना मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सी चीज़ हो जाती हैं। लेकिन कई बार अगर आप खुद के नोट्स बना रखे हैं आपने, तो वो ज़्यादा बेस्ट है इन फ़ॉर्मूला बुक से भी। हालाँकि ये जो टीचर्स फ़ॉर्मूला बुक लॉन्च करते हैं, वो भी खुद ये बात बोलते हैं। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि कोई बुक वगैरह पे रिलाई मत करो, फ़ॉर्मूला बुक वगैरह पे, कि हाँ भाई मुझे ये खरीदनी है बुक, इसमें सारे फ़ॉर्मूला मैं रिवाइज़ कर लूँगा। नहीं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसी टीचर्स के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो बहुत ज़्यादा वो हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आपने वो खुद नोट्स बनाए होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि किसी और ने बनाए। और जब आप खुद के नोट्स को पढ़ते हो ना, तो वो जल्दी-जल्दी चीज़ें आपके दिमाग में घुसती हैं। तो अगर आप अपने नोट्स से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। वहीं से आप फ़ॉर्मूला नोट्स भी अपने बनाओ, खुद के बनाओ भाई, ठीक है? और अच्छा, फिर ये बोलोगे कि मुझे मिलता नहीं है इतने सारे फ़ॉर्मूला, तो जहाँ से मिल रहा है, वही आपका टीचर कराएगा, वही मैक्सिमम है। आपका जितना टीचर करा रहा है वही। ये यूट्यूब पे जो यूट्यूबर होते हैं अलग-अलग, ये एक ऐसे करेंगे कि इतने सारे फ़ॉर्मूले लिख के शॉर्ट्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देंगे, वो बेकार के होते हैं यार, उतना सारा हमको ज़रूरत ही नहीं होता। जो टीचर्स हमें कराता है वो केवल एक ही फ़ॉर्मूला सिखाएगा, और वो जो बाकी के फ़ॉर्मूले होते हैं वो उसी फ़ॉर्मूले से निकालना सिखा देता है। तो उस अप्रोच से हमें जाना है। ऐसा नहीं कि सारे फ़ॉर्मूला जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उन सभी को रटना है। ऐसा नहीं होता। जो टीचर हमें जिस तरीके से सिखाया जाता है, हमें ब्लाइंडली टीचर को फ़ॉलो करना होता है, वही सारी चीज़ें हमें सब कुछ मटेरियल देगा, और उससे ही हमें अपना फ़ॉर्मूला वगैरह रिवीजन करना है। अगला है हमारा पीवाईक्यू को मल्टीपल समय तक। देखो, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा आपका काम आता है, खासकर एसएससी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि एसएससी, अगर मैं खासकर एसएससी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो 60 से 70% जो आपको प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, उसके बाद जो आपका 20 से 30% या फिर 30 से 40% जो होता है, वो नए क्वेश्चन आते हैं, और ये जो नए क्वेश्चन आते हैं वो भी पीवाईक्यूज़ को ही तोड़-मरोड़ के बनाए जाते हैं। तो अगर आपका पीवाईक्यूज़ कुल मिला के अगर बढ़िया है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो आपका ये भी बन जाएगा जो नए क्वेश्चन आते हैं। लेकिन केवल एक बार बनाने से बात नहीं बनेगी। आपको कम से कम 2 से 3 बार तो बनाना ही है। पेपर देने से पहले आपको कम से कम 2 से 3 बार हर एक पीवाईक्यूज़ को बनाना ही है। हर एक टाइप के पीवाईक्यूज़ को एक्चुअली, ठीक है? तो समझ में आया? आपको पीवाईक्यूज़ केवल एक बार बना के छोड़ नहीं देना है, कि हाँ भाई इस बार मेरे को बन जा रहा है। जैसे अगर आपको एक सवाल नहीं बन रहा, तो आपने उसके सॉल्यूशन देख लिए और एक बार आपने उसको बना लिया सॉल्यूशन देख-देख के, तो ये आपने काउंट किया कि चलो एक बार मैंने बना लिया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या? क्योंकि इससे तुरंत पहले तो आपने सॉल्यूशन देखा था इस सवाल को सॉल्व करने से। तो 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, डेढ़ जभी भी आपको टाइम लगे, जभी भी, तो उस सवाल को एक बार और बना लो। इस तरीके से कर के आपको कम से कम 2 से 3 बार अपने एग्ज़ाम से पहले पूरे पीवाईक्यूज़ को बना लेना है। आपके पास कोई और तो काम नहीं है। मम्मी-पापा ने आपको केवल कुल मिला के यही काम दे रखा है, बेटा तू पढ़ और पेपर निकाल। यही काम दे रखा है, और तो कुछ काम नहीं दे रखा ना। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई काम पे नहीं जाना, कोई 1 साल दे रखा है, 1 से 2 साल दे रखा है। उसके बाद तो स्ट्रेस देखो बढ़ेगा। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाते और पेपर नहीं निकालते, तो माँ-बाप भी भाई कब तक साथ देंगे? वो भी तो धीरे-धीरे, उनकी भी तो उम्र हो रही है। तो फिर बाद में आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको काम पे जाना पड़ेगा, फिर आपको उतनी डेडिकेशन और उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है। तो आपको मैक्सिमम काम करना है अभी। आप 2-2 3-3 बार बोलो, मतलब जो वो हर चीज़ आपको करनी पड़े पेपर निकालने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। ये फालतू की चीज़ें, सोशल मीडिया कोई मतलब नहीं रखना है भाई, ठीक है? समझ में आई होगी आई होप। बाकी अप्रोक्सिमेशन वाली जो स्किल होती है ना, वो मैथ्स में बहुत काम होती है। जैसे कई बार अप्रोक्स मुझे ऑप्शन जो होते हैं वो कई बार अप्रोक्स वाले होते हैं। मेरा यूनिट डिजिट लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम टीचर से सीखते हैं जब वो हमें सॉल्व करा रहा होता है।
ठीक है? डिजिटल सम नाम की चीज़ होती है जो कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन में यूज़ करते हैं। बाकी अप्रोक्सिमेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, मल्टीपल हो गया कि इसका मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैथ में बहुत ज़्यादा काम करती हैं और ये आएँगी कैसे? जब आप किसी भी एक ऐसे टीचर के साथ अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। खुद से सॉल्व करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये भी अप्रोच होता है इस सवाल को सॉल्व करने के सही। लेकिन आप किसी भी बेस्ट टीचर से जिससे भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो और वो टीचर बढ़िया है, एक्टिव है और डेडिकेटेड है, अगर आप उससे पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें वो बताता है। तो जब आप उसके साथ सॉल्व करते हो ना वीडियो में, तो आपकी एक अप्रोच डेवलप होती है कि भाई ये टीचर अगर इस तरीके से बता रहा है, तो हाँ, मुझे भी ऐसे ही करना है। आई बात समझ में? जैसे आपके सामने एक कैलकुलेशन मैं करूँ, तो ये जैसे 19/18 इसकी मुझे 25 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका मुझे परसेंटेज में फाइंड करना है, तो आप इसका कैसे करोगे? आप कई बच्चे ऐसे करेंगे कि 19 की 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको करेंगे। ऐसे नहीं करना, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा अगर इसका तो देखो, आप 18 को अगर 19 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 प्लस में 1/18 आएगा। भाई 18 से मैं 19 को एक बार में काट सकता हूँ, एक बार में और एक रिमाइंडर आ जाएगा, फिर इसकी 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 25 की फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25/18 आ जाएगा। हालाँकि ये चीज़ आपको मन में करनी चाहिए थी। फिर यहाँ इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो तो 25 पहले का और फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार में 18 इसको काट सकता है, बचा 7, 7/18 तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो 26:7/18। अभी आपको नहीं समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन्स करते हैं, जब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा ना तब आपको कनेक्ट कर पाओगे। मेरा कुल मिला के पर्पस यही था कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। आप यहाँ पे हो, डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हो। ये बीच के स्टेप को आप दिमाग में कर सकते हो, इतने ईज़ी स्टेप हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 19 गुना 25 करोगे, फिर उसके बाद 18 से डिवाइड करोगे, तब तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें टीचर सिखाता है और हमें उन्हीं के जो भी सिखाए होते हैं, उन्हीं पर अपना ब्लाइंडली फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? अगला है हमारा सेक्शनल मॉक्स डेली देना। देखो मॉक आप फुल मॉक डेली दो चाहे ना दो, लेकिन अगर आप सेक्शनल मॉक भी अगर आप मतलब डेली कुल मिला के ऐसा करना है कि 10 मिनट ही दो, लेकिन हाँ, कुछ अपने दिमाग को ऐसे उसमें डालना है क्योंकि आपने एक फिक्स टाइम पीरियड बना रखा है कि मुझे 8 से 10 महीने प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा लास्ट महीना है। तो इन लास्ट अटेम्प्ट है। तो इन 8 से 10 महीने में मुझे अपने आप को इतना ट्रेन कर देना है कि उस एक दिन, जिस दिन मेरा पेपर है, जिस दिन के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन के लिए मैं अपनी रातों की नींद हराम कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए मतलब मेरा जितनी मैं काम कर सकता हूँ उतना करूँ और अपने दिमाग को मैं डेली ट्रेन करूँ। भले ही आप 10-10 मिनट के टाइमर वाले क्वेश्चन सॉल्व करो 5-5 10-10 क्वेश्चन। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो टाइमर के साथ, तो वहाँ पे टाइमर चलता रहता है तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है भाई टाइमर चल रहा है, इतना ही समय बचा है यार जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। आपकी फिर सोचने की क्षमता बढ़ती है कि यार इसको जल्दी करना है तो मतलब कैलकुलेशन यहाँ से कर, इस वाली स्टेप को अवॉइड कर, सीधा डायरेक्ट यहाँ से कूद के आ, इस वाले स्टेप पे आ जा। तो ये सारी चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आप सीखोगे। स्विमिंग पूल अगर आपको सीखना है स्विमिंग तो आपको जब पूल में उतरोगे तभी सीखोगे। ऐसे बाहर से केवल वीडियोज़ में देख के कि भाई स्विमिंग कैसे किया जाता है? अच्छा इस तरीके से तैरना होता है। अच्छा इधर से दोनों हाथ को ऐसे-ऐसे करना पड़ता है। तब आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप वहाँ पे पानी में उतरोगे नहीं। तो वैसे ही आप मॉक टेस्ट में जब तक आप खुद को उतारोगे नहीं, जब तक आप वो कंडीशन फेस नहीं करोगे, जो टाइमर चलता रहता है उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना सीखोगे, तब तक आप कैसे अपना दे पाओगे पेपर में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो। अब ये लेंथी कैलकुलेशन का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल मेथड भई 8वीं 10वीं में जो चलता था ना कि हम एक्स लेके अपने सवाल को सॉल्व करते थे, पूरा एक पेज में सॉल्व करते थे सब कुछ। पहले हम गिवन लिखते थे कि गिवन क्या है, फिर टू प्रूव लिखते थे कि हमें प्रूव क्या करना है, फिर हम यहाँ से प्रूफ लिख के करते थे। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। चलो ठीक है, ये तो ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन में काम आता था। लेकिन अगर हम एक्स लेके करते हैं, आज भी अगर हम एक्स लेके करते हैं, तो ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। आज के जितने भी टीचर्स हैं ना, वो सभी या तो वन लाइनर सॉल्यूशन करवाते हैं एक ही बार में, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें वो दिमाग में ही करवाना सिखाते हैं। तो आपको इसको फॉलो करना है, ना कि ये ट्रेडिशनल मेथड कि मुझे एक्स लेके या फिर कोई भी वेरिएबल लेके काम करना है, नहीं। लंबे-लंबे सॉल्यूशन भूल जाओ। जो भी लंबे-लंबे सॉल्यूशन समझा रहा है, इसका मतलब आप समझो उस टीचर को उसी दिन छोड़ दो, क्योंकि फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 15 मिनट में अगर आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं करने हैं, तो अगर आप लेंदी-लेंदी कैलकुलेशन सीखोगे तो कहाँ से कर पाओगे भाई? आपको ऐसे सॉल्यूशन पे फोकस करना है जो कि कम से कम मतलब 1 लाइन से 2 लाइन में ही हो जाए मैक्सिमम, या फिर ज़्यादा आपको सोचना ही ना पड़े, लंबे-लंबे सॉल्यूशंस ना हो। क्योंकि इस 15 मिनट में अगर आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एसएससी वाले ऐसे ही सवाल देंगे जो कि ज़्यादा लंबे-लंबे सॉल्यूशन ना होंगे। उसमें से केवल 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो सवाल होंगे 20 से 23 वो ऐसे सवाल होंगे जो कि वन लाइनर वाले सवाल होंगे। तो ये आपको पहले से ही कंसीडर करके चलना है कि मुझे ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल नहीं करना, जो लेंदी-लेंदी कैलकुलेशन होते हैं उन पे ज़्यादा निर्भर नहीं करना। कम से कम मेरा जो सॉल्यूशन है वो कम से कम 1 से 2 लाइन में ही हो जाना चाहिए मैथ्स में, ठीक है? बाकी आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे हम एग्ज़ाम में होता है तो हमें 3 नहीं लगता, हमें 8 लगता है या फिर 13 लगता है। 7 हमें 7 नहीं लगता, 17 लगता है। 3 हमें 3 नहीं लगता, 13 3 में 13 लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है। जब भी आप कैलकुलेशन करो तो एकदम काल्म के साथ लगो, एकदम फ्रेश माइंड के साथ करो, एकदम पेशेंस के साथ करो।
कि हाँ भाई हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, जय श्री राम का नाम लेके सा शुरू करो अपना, सब कुछ अच्छे से होगा और पेशेंस के साथ। कभी भी जल्दबाज़ी करोगे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आंसर तो आ ही जाएगा आपका। और मैथ्स में ऑप्शन भी ऐसे सेट होते हैं कि आपका गलत वाला जो आपका गलत आंसर आया जो कि मैक्सिमम बच्चे का आएगा वो भी ऑप्शन में मौजूद होगा और जो सही वाला ऑप्शन होगा वो भी मौजूद होगा। आपको लगेगा कि यार जो मेरा आंसर आ रहा है हालाँकि वो गलत कैलकुलेशन से आया है, ये ऑप्शन में है तो यही वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, आप उसको तुरंत टिक करके आगे निकल जाओगे। लेकिन आपको पता नहीं यार मैंने कैलकुलेशन में गलत करी थी और एग्ज़ाम ने यहाँ पे माया की जाल बिछा रखा था कि मैक्सिमम बच्चों का ऐसा सवाल का आंसर ये आता है और ये गलत है। तो आपका भी वहाँ पे उस तरीके से ऑप्शन में दिया था, आपने उसको टिक कर दिया। तो ये कैसे अवॉइड करोगे? जब आप अपनी कैलकुलेशन को ध्यान से करोगे कि कहीं भी एक-एक नंबर का हेर-फेर ना हो जाए। तो जब आप इसको ध्यान से करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब सीधी-सीधी, सीधी सही-सही होती जाएगी और जो लास्ट में आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा, फिर आप उसको करेक्ट वाले ऑप्शन को टिक करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के समय भाई ध्यान रखना है अगर आपको अपने मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है तो। और मैथ्स में याद रखना केवल स्पीड और एक्यूरेसी अंत में यही काम आती है, ठीक है? कांसेप्ट तो आप पढ़ोगे उसके बाद ही ये चीज़ लगाओगे, तो आपको कांसेप्ट पढ़ने के साथ-साथ स्पीड और एक्यूरेसी पे भी काम करना है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ हेल्पफुल लगा होगा जो मैंने आज की वीडियो में समझाया। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए अब यहाँ पे लेकर आता रहूँगा। अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।